नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। लंबे समय से कर्ज माफ़ी की मांग कर रहे महाराष्ट्र के किसानों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत नाकाम होने के बाद गुरुवार 1 जून से बेमियादी आंदोलन और हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। आंदोलन को किसान क्रांति का नाम दिया गया है। आंदोलन कर रहे किसानों ने फैसला किया है कि वे शहरों में जाने वाले दूध, सब्जी समेत अन्य उत्पाद रोकेंगे। किसानों की मांगे हैं कि कृषि कर्ज को पूरी तरह माफ़ किया जाए, मुफ्त बिजली दी जाए, खेती के लिए इंटरेस्ट फ्री कर्ज दिया जाए, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य और दूध की अधिक कीमतें मिलें और 60 साल के किसानों के लिए पेंशन स्कीम लागू हो। इसके अलावा वे स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करवाना भी चाहते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरे महाराष्ट्र में किसान एक साथ हड़ताल पर गए हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ किया तो महाराष्ट्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार किसानों को मनाने की पूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन किसान फिलहाल मानते हुए दिख नहीं रहे हैं। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता और सांसद राजू शेट्टी ने कहा है कि पूरे राज्य में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार उनकी परेशानियों के प्रति असंवेदनशील है। हमारे पास आंदोलन के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एक पखवाड़े के बाद हम अपना आंदोलन और तेज़ करेंगे। राजू शेट्टी ने कहा कि मंगलवार को किसान संगठनों की समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा यह आंदोलन प्रधानमंत्री के लिए भी परेशान कुन साबित होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान किसानों की समस्याएं सुलझाने का वायदा किया था। वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि उसे आखिरी समय में किसी तरह के समाधान की उम्मीद है। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा है कि हम किसान नेताओं से हर मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। उनकी मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति है। हमें यकीन है कि हम उनका कोई न कोई सौहार्दपूर्ण समाधान तलाश कर लेंगे और इस मुद्दे को निपटा लेंगे। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह, महाराष्ट्र के सकाल अखबार के ब्यूरो प्रमुख अनंत बगायतकर, कृषि मामलों के जानकार हरवीर सिंह और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता और सांसद राजू शेट्टी। आप सभी का स्वागत है। मैं अनंत बगायतकर साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, वहाँ को अच्छी तरह से समझते हैं। ये आंदोलन आखिर इतना अचानक उग्र रूप क्यों ले सका? नहीं, ये अचानक नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी इसकी पार्श्वभूमि अगर देखी होगी तो लगातार महाराष्ट्र में किसानों के ये जो आंदोलन है वो होते रहे हैं। भले कारण उसके अलग अलग हो, चाहे वो प्याज के उत्पादक किसान हो या एकदम हाल ही में जो तूर, जिसको आप हिंदी में अरहर बोलते हैं, तो उसके उत्पादक जो किसान हैं उनका आंदोलन हो कि जिनके उत्पाद को जो सरकार ने जो दर जाहिर किया था वो मिला नहीं। तो ये ऐसी बहुत सारी जो इश्यूज़ पे समय समय पे महाराष्ट्र में पिछले आपने देखा होगा 2-3 साल से ये हो रहा है। इसके 2-3 पहलू है। एक तो 2-3 साल पहले महाराष्ट्र में लगातार अकाल की स्थिति रही। मराठवाड़ा जैसे विभाग में तो 2-3 साल बहुत ही भयंकर ऐसे सूखा उनको झेलना पड़ा है। और पश्चिम महाराष्ट्र में भी जो एक तरह से अच्छा उपजाऊ एरिया कहा जाता है, वहाँ भी यही समस्या थी। और अब जो है पिछले साल अच्छी बारिश होने के बाद किसानों के लिए एक तरह से वो एक रिलीफ साबित हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी जो समस्या आई वो आई जिसको कहेंगे हम, जिसको प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, यानी उत्पादन ज़्यादा हुआ और उस हिसाब से को जो दर मिलना चाहिए था वो मिले नहीं। यानी एक तरफ पहले सूखे और अकाल के कारण किसान को मार पड़ी, दूसरी तरफ उन्होंने अच्छा उत्पादन उनको मिला अच्छी बारिश के बाद, उसके लिए उनको मार पड़ी। तो इस तरह से यानी मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ कि इस तरह से दोनों तरफ से किसान समस्या में उलझा गया और उसकी समस्याओं का निदान नहीं और हुआ। उसका निदान कहीं न कहीं हुआ नहीं। ठीक, मैं आता हूँ। वीएम सिंह जी, आप किसानों का जो राष्ट्रीय संगठन है उसके संयोजक हैं जी। और महाराष्ट्र के इस आंदोलन को एक तो आप किस नज़र से देखते हैं, दूसरा ये कि आपका उनके साथ कोई किसी तरह का टच है, ताल्लुक़ है? पहली चीज़ तो ये है, जैसे अभी आपने पूछा था, आनंद भाई ने बताया आपको, महाराष्ट्र के अंदर आज 15-20 साल से जितनी आत्महत्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं तो ये भड़ास निकलनी थी। और जहाँ तक टच होने की बात है, महाराष्ट्र में राजू शेट्टी जी के यहाँ बहुत कार्यक्रमों में हम जाते हैं, वो हमारे कार्यक्रम में आते हैं।
बल्कि परसों भी मुझको जाना था, पर मेरा एक कार्यक्रम लगा था लखनऊ, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा, उनको मालूम है, इसलिए मैं पहुँच नहीं पाया वहाँ पर। कोशिश हमारी ये है कि एक संगठित रूप से पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान इकट्ठा हों। उस रूप में अभी 16 तारीख में दिल्ली में तमिलनाडु के किसान फिर से आ रहे हैं, गांधी पीस फाउंडेशन पे सब मिल रहे हैं। कोशिश है कि सब इकट्ठा मिलके एक मिनिमम प्रोग्राम करें जिससे किसानों की जीविका फिर से जिंदा हो, खेती फिर से जिंदा हो। आज खेती का इतना बुरा हाल है, बच्चे खेती नहीं करना चाहते हैं। आज जो खेती कर रहा है वो कर्जे में डूबा हुआ है, लोन पे लोन लिया जा रहा है, आखिर में फांसी लगा रहा है। और कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है वो कहीं ना कहीं आज बहुत ही इनसेंसिटिव हो चुकी है। अभी आजकल लेटली बोल रहे हैं, देखिए हमारा जो है 0.7% से बढ़ के 4.91% हो गया जीडीपी अभी। अब आप देखिए 3 साल से इतना सूखा पड़ा था, बाढ़ आ रही थी, ओलावृष्टि थी, किसान डूब गया था, मर गया था। और आज आप कंपैरिजन करके आंकड़ों के खेल के अंदर मत खेलो, आप सीधा देखो कि भोजन में आपकी थाली में भोजन है या नहीं है। आंकड़े बताते रहो और थाली खाली पड़ी रहे तो किसान कब तक करेगा। वो किसान ऐसा है जो देश को खिला रहा है। आज जो आप खिलवाड़ उसके साथ कर रहे हो, आपके पास ताकत कहां से आ रही है? अगर किसान आपको ना खिलाए तो आपके पास एनर्जी भी नहीं होगी। पर उस आदमी को आज आप बेवकूफ बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं किसान जब कुछ नहीं हो रहा तो इकट्ठा होकर और आंदोलन के रूप में वापस आ रहा है। तंगा मत बजंगा मत। हरवीर जी, ये जो आंदोलन चल रहा है, कहा जा रहा है कि बहुत सारे किसान संगठन इसमें शामिल हैं और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, लेकिन जो इसके प्रमुख नेता हैं राजू शेट्टी साहब, जो कि शेतकारी स्वाभिमान पक्ष के से लोकसभा के सदस्य भी हैं, उन्होंने ही मुख्यमंत्री से भी इस सिलसिले में बात की थी। ये जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा आंदोलन शायद पहली बार खड़ा हुआ है, 1933 में हुआ था जो नाकामयाब रहा, और उसके बाद अब ये हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही किसानों की, या कोई और कारण? देखिए, मेरा मानना है कि ये आंदोलन जो है सरकार की जो संवेदनहीनता है उसका नतीजा है। ये अचानक नहीं पैदा, और मेरा मानना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के किसानों ने आगे आकर के और ये स्टेप लिया है, देश भर के किसानों को इस तरह का स्टेप लेना चाहिए अगर उन्हें अपना हक चाहिए तो। देखिए, 22 तारीख से और ये 30 तारीख तक राजू शेट्टी ने निकाली, आत्मग्लानि या कुछ नाम दिया उसको, क्योंकि वो इसी एनडीए का हिस्सा के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा और वो पहले भी इंडिपेंडेंट एमपी थे और किसानों के लिए काम करते हैं। उनका खुद का कहना है कि मैंने जो वायदे किए थे और जो एनडीए ने वायदे किए थे किसानों से, मुझे लग रहा है कि उनके साथ हमने छल किया। तो मैं तो किसानों के बीच में जाकर के माफ़ी मांग रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ कि मैंने जो सपोर्ट मांगी थी उसके लिए मुझे माफ़ करो। और हम लोग वो मार्च ज्योतिबा फुले के वहाँ से फुलेवाड़ी से लेकर के और राजभवन तक मार्च चला और उसमें कोई आश्वासन नहीं मिला, कुछ नतीजा नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि जो ये स्वतः स्फूर्त जिस तरीके से करीब 15 संगठन निकल के आए और उनको लगा कि अब हमें कुछ करना चाहिए, और इसी तरह चीज़ें जुड़ती हैं कारवां जिस तरह से है, और इन्होंने भी डिक्लेयर किया, तो ये चीज़ देश के बाकी हिस्सों में भी शायद हो जाए। दूसरा एक चीज़ आप देखिए कि सरकार ने वादा किया था कि हम MS स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की है किसानों की लागत का 50% मुनाफे पर हम देंगे। आपने चुनाव लड़ लिया, जीत लिया, देश में सरकार बना दी, लेकिन अब आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दावे करके कहते हैं कि ये हम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में फिर यही दोहराया कि हम कर्ज माफ़ करेंगे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पहली कैबिनेट में माफ़ की घोषणा होनी थी, वो हुई। पहली कैबिनेट, पहले तो कैबिनेट ही इतनी देर बाद हुई, लेकिन उसमें हुआ कि हम माफ़ करेंगे। आज तक कोई नोटिफिकेशन उसका नहीं आया है। पूरे राज्य के किसान इस बात को लेके परेशान हैं कि किसका कर्ज माफ़ होगा, किसका नहीं होगा। उसमें एक डेट डिक्लेयर की गई कि 31 मार्च 2016, और आपको पता होगा ये जो फसली कर्ज होता है उसका हर साल रिन्यूअल होता है। तो जिसने नहीं, साल भर में आपको राउंड करना ही होता है। तो अगर जिस किसान ने 2016 में अपना चुकता कर दिया कर्ज, उसी को ही 2016 अप्रैल में कर्ज मिला। माफ़ी के साथ आपके इस वक्त राजू शेट्टी साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। राजू शेट्टी साहब, आपने एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा कर दिया है, सरकार के साथ बातचीत आपकी विफल रही, क्या करने वाले हैं आप आगे आने वाले दिनों में? हमने ये तय किया है कि हम अपनी फसल नहीं बेचेंगे और बुआई नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 3 साल में हमारे साथ धोखा हुआ है। मोदी जी ने
हमें कहा था कि अगर हम कांग्रेस को पराजित करते हैं तो एनडीए की सरकार आपको लागत मूल्य से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देगी। लेकिन पिछले 3 सालों में इसका ये आश्वासन पूरा हुआ नहीं है, इसलिए बार बार उनको याद दिला, लेकिन वो आज कहने लगे कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। लेकिन किसानों की आमदनी दुगनी होने दूर किसानों का कर्जा दुगना हो गया और दिन ब दिन किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। हमें सिर्फ भाषण सुनने को मिलता है। भाषण सुनने से ना मिलता है ना पैसा मिलता है। यह हालत किसानों की हो चुकी है। जी। इसलिए जो किसान अपने घर में लाश रखकर बुआई करता था, वो किसान आज बुआई करने के लिए तैयार नहीं है, खेत में जाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी फसल अपना अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं है। जी, आपके ने कहा है कि सरकार के साथ जो आपकी बातचीत हो रही थी मंगलवार की शाम से, वो विफल हो गई है और इसलिए अब आप दूध, फल, सब्जी इसकी आपूर्ति बंद कर रहे हैं और ये आंदोलन शायद 1 पखवाड़े तक और चलेगा। तो कब तक चलाने का आपका है और सरकार से कोई उम्मीद है अभी आपको किसी तरह का कोई समाधान निकल आएगा आपसी बातचीत के जरिए? समाधान यही निकल सकता है कि सरकार ये डिक्लेयर करे कि हम किसानों को ऋण मुक्त कर रहे हैं। उनकी वो जिम्मेदारी है। अगर वो सही वक्त पे स्वामीनाथन कमीशन के तहत हमें समर्थन मूल्य देते तो हमारे सर पे कर्जा नहीं होता। इसलिए सरकार को अब डिक्लेयर करना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों को ऋण मुक्त किया, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी जब आश्वासन देते हैं तो एक राज्य को नहीं पूरे देश को वो आश्वासन लागू होता है, लेकिन फिर भी हमें बेबस होकर इनको बार बार कहना पड़ता है कि हमें ऋण मुक्त करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू शेट्टी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अगर बने रहें हमारे साथ तो इस चर्चा में हम आपको दोबारा भी बात करना चाहेंगे। अनंत जी, जो अभी कह रहे हैं राजू शेट्टी साहब, मुझे लगता है कि काफ़ी ईमानदारी से बात कह रहे हैं वो अपनी, और लग रहा है कि वो कहीं से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हाँ, ऐसा है कि ये जो सरकार है और जो हमें पता चलता है कि इस सरकार का जो रवैया है कृषि की तरफ या किसानों की तरफ, अभी हाल ही में शरद पवार वगैरह सब लोग महाराष्ट्र की किसानों की समस्याओं को लेकर मिले थे केंद्र के नेताओं को। तब उन्हें ये बताया गया कि भाई इस देश में 80% तो ग्राहक है, 20% होंगे किसान, तो सरकार किसकी तरफ देखेगी? सरकार का जो टिल्ट है या सरकार का जो पूरा झुकाव रहेगा वो तो ग्राहकों के प्रति रहेगा। तो अगर जो सरकार सिर्फ ग्राहकों के बारे में ही अपनी प्राधान्यता देती है, प्राथमिकता देती है, तो उसका रवैया किसानों के प्रति क्या हो सकता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इसीलिए राजीव शेट्टी जो अभी बहुत वो निराश हुए हैं कि इस सरकार के रवैये से, तो उनका निराश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक। लेकिन निराश होना या आंदोलन करना, ये तो उसके ऊपर कुछ उपाय निकालने की बात है। बात ये है कि जैसे इनकी जो मांगे है, और जैसे आज अभी मैं यहाँ आ रहा था स्टूडियो में, उसके पहले ही मैंने थोड़ी पूछताछ करी, तो आज भी चीफ मिनिस्टर का रवैया यही था कि भाई इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल है और वो राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं किसानों को सामने करके। अगर इस तरह से अगर सत्ता पक्ष का अगर रवैया है, तो मुझे लगता है कि ये टकराव की तरफ जा रहा है मामला। पीएम सिंह जी, ये जो 4-5 बड़ी मांगे हैं महाराष्ट्र के किसानों की, जिसको लेकर के आंदोलन हो रहा है कि कर्ज माफ़ी हो, दूसरा ये है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, सिफारिशें लागू हों, बग़ैर इंटरेस्ट के कर्ज मिले, बिजली मुफ्त मिले और 60 साल से ज़्यादा के किसानों को पेंशन हो। जी, क्या आपको लगता है कि यही किसानों की समस्याएं हैं, और अगर सरकार इसका ऐलान कर देती है मान लीजिए, तो क्या उससे उनकी समस्याओं का अंत हो जाएगा? एक हल तो आगे तो चलेगा कम से कम। आज किसान जो डूबा हुआ है कर्ज के अंदर, एक साइड पे कर्ज माफ़ी कर दीजिए तो कम से कम हल्का महसूस करेगा, अपना काम चालू करेगा। फिर उसकी जो
उपज आ रही है उसका स्वामीनाथन के रेट के ऊपर 1.5 टाइम अगर देते हैं, 1.5 गुना देते हैं, तो अगली फसल के ऊपर उसको थोड़ा पैसा मिलेगा। वहीं पर उसको आप देते हैं अश्योरेंस पेंशन का, पेंशन क्यों ना मिले? आप देखिए तो सही एक चीज, आप उसमें ये जरूर कर लें कि 30 साल उसने देश की सेवा की हो, देश को पैसा खिलाया, उसमें अनाज उगाया हो, दिया हो। आप फौज में जाते हो, 20 साल बाद पेंशन मिलती है। आप उस समय ये तो नहीं कहते कि तुम्हारे घर का कोई आदमी कमा रहा हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। आप आईएएस के अंदर हैं, आईपीएस के अंदर हैं, क्लास 4 में हैं, जितनी आपने सर्विस कर ली आपको पेंशन मिलती है। ये खेती भी तो एक नोबल सर्विस है। आप देश के लोगों को खिलाने का काम कर रहे हो तो क्यों ना मिले। और जहां तक आपने बात कही कि इन चीजों से क्या फर्क पड़ जाएगा, जी, शुरुआत तो होगी, एक शुरुआत होगी। और जहां पर, और ये चीजें आलतू फालतू नहीं है। प्रधानमंत्री ने इलेक्शन स्पीच में कहा है 1.5 गुना देने का, दीजिए ना आप। आपने उत्तर प्रदेश में कहा है कि हम जो है आपका कर्जा माफ करेंगे, केवल बातों में रह गया है। आज तक उसका पैरामीटर्स डिसाइड नहीं हुए हैं, नोटिफिकेशन डिसाइड नहीं हुआ है। तो उसमें आप, मैं तो कहता हूं एक बारी जब आप पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर का हर साल लाखों करोड़ माफ कर सकते हो, तो जो किसान जो है 60% किसान है, और अगर कंज्यूमर्स की बात करते हैं कि 80% कंज्यूमर्स हैं, उसमें से भी तो 60% किसान ही तो कंज्यूमर है। तो आज उन किसानों के लिए अगर आप माफ कर देते हो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया, फेज आउट करो ना हर स्टेट का, एक बार मत करो, 5 साल में फेज आउट करो, पर शुरुआत तो करो, रोड मैप तो बनाओ। आप उसमें ये कर दो, बैंकों को लिख दो कि इनके तंग नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में नोटिस आ रहे हैं, मालूम है ना आपको? उत्तर प्रदेश नोटिस आ रहे हैं कि आपने जो पेमेंट नहीं करी, आपका 3% ब्याज के बदले 22% ब्याज देना पड़ेगा, 4 के बदले 12% ब्याज देना पड़ेगा। तो नोटिस आ रहे हैं, आप रोड मैप अपना लाओ, स्टॉप तो करो। आज किसान को दुखी करने के अलावा आप कर क्या रहे हो? धोखाबाजी नहीं तो क्या है ये? हरवीर जी, जैसा वीएम सिंह साहब कह रहे हैं, सहमत हैं आप उससे। और दूसरा ये कि हम इस देखते हैं, सुनते हैं रोज़ के कई लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया कॉरपोरेट को, एनपीए में बहुत बड़ी रकम माफ़ की गई, अब आ रही है बहुत बड़ी कंपनियों के नाम, लेकिन किसानों के बारे में ये रवैया सरकार का नहीं है। तो आखिर कमी कहाँ है? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या कोई और कारण? देखिए, एक्चुअली ये प्रायोरिटी का इशू है। आप प्राथमिकता किसको देते हैं? एक तो आपने मान ही लिया कि एग्रीकल्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, 14% जीडीपी का आता है, और अभी तो कुछ इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर ये भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर में अगर ड्राउट वगैरह भी है तो आपकी जीडीपी का जो स्तर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब एग्रीकल्चर डाउन था तब भी 7%, 8% आपका जीडीपी हो गया। तो सब लोग एक तो नंबर देखते हैं जीडीपी का। दूसरे, हमने कानून बना करके तय कर दिया कि रिजर्व बैंक के साथ में कि इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देंगे। आपका इन्फ्लेशन में 60-65% जो वेटेज है वो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस का है। तो आपने एकदम बिल्कुल कर दिया कि कृषि उत्पादों का दाम नहीं बढ़ने देंगे। और ये जो अनंत ने बात की थी शुरू में, ये बेसिकली प्लेंटी नहीं था, आर्टिफिशियल प्लेंटी था ये। आप ये बताइए, जब आज की डेट में भी हमारा देश दालों में डेफिसिट में है, हमें अभी भी इंपोर्ट करना पड़ता है दालों का। जो दाल 200 रुपये के ऊपर बिकी, और जब इस देश के किसान ने उस दाल को अच्छे से पैदा किया, वो दाल 40 रुपये के नीचे आ गई उसके दर पे, और कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि खुद जो बड़े अफसर हैं, वित्त मंत्री के दफ्तर में ये बात एक मुख्यमंत्री ने स्वीकार की कि हम तो दालें खरीद ही नहीं पाए। तो क्या ये अच्छी बात, खुश होकर बता रहे हो क्या? तो जिसमें संवेदनहीनता इतनी ज़्यादा है, जैसे आपने कॉर्पोरेट डेट की बात की, 7 लाख करोड़ का स्ट्रेस्ड एसेट है जो स्ट्रेस्ड है, बैंक मान चुके हैं डूब जाएगा। और देश के सबसे बड़े बैंक की चेयरमैन, जब यूपी गवर्नमेंट ने कर्ज माफ किया, या देश में दूसरे राज्यों की बात आती है, वो कहती है गलत परंपरा है। वित्त मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हम किसी राज्य की मदद नहीं करेंगे। तो ये जो संसाधन आते हैं केंद्र में, वो लगातार कहते हैं। और जीडीपी की, जब आप जीडीपी कहते हैं कि साहब, लेकिन एक बात बताइए, जब डिमोनेटाइजेशन के चलते आप कह रहे थे कि कोई असर नहीं पड़ा, जब आपका घट के मैन्युफैक्चरिंग 5.5% रह गई, एग्रीकल्चर 5.2%, क्योंकि मानसून थोड़ा ठीक हुआ कुछ इलाकों में, और जो 6.1% अभी भी आपका जीडीपी आया, एग्रीकल्चर को आप निकाल दें तो आप तो बहुत नीचे खड़े हो। तो उसके बावजूद आप किसानों की जो ज़रूरतें हैं और जो आपने वादे किए हैं, सवाल ये नहीं है, उस तरफ आपकी निगाह ही नहीं है। जी, आप कुछ कह रहे थे आनंद जी? नहीं, हरवीर जी के ही पॉइंट को थोड़ा मैं आगे ले जाए। देखिए, एग्रीकल्चर को जिस नज़रिए से देखा जा रहा है वो इतना गलत है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के वक्त में करंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या हुई थी, फॉरेन एक्सचेंज का एक प्रॉब्लम हुआ था। उस वक्त जहां एक्सपोर्ट पूरी तरह से डाउन था, तब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस
हमने एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट को लाके दिया था। अच्छा, आप ये बताइए कि जो महाराष्ट्र का ये आंदोलन है किसानों का, इसके हल होने की क्या संभावनाएं हैं और क्या आप सुझाव देना चाहेंगे सरकार? सुझाव ऐसा है कि बैठ के एक दूसरे के सामने बैठ के इसमें से हल निकालना चाहिए। गवर्नमेंट का जो रवैया है या उस पार्टी का जो रवैया हम देख रहे हैं कि भाई इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, ये दिख रहा है। क्योंकि इसमें अगर आप चाहे या अनचाहे, इसमें राजनीति तो है ही। जैसे कि कांग्रेस, अच्छा, इसमें एनसीपी और शिवसेना और शिवसेना, तीनों जो पार्टियां हैं, जो महाराष्ट्र की जो प्रमुख पार्टियां हैं, उन्होंने इसको समर्थन दिया है। जी। और ये राजू शेट्टी जी की जो वो भी एक पार्टी है, वो इसके आगे है। अगर इसमें इस तरह से अगर राजनीति है तो फिर वो जो मेन पार्टी है बीजेपी, तो वो एक तरह से अपने आप को अगर आइसोलेट अगर महसूस करती है, तो इसमें राजनीतिक टकराव तो हो ही रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी शिवसेना के गठबंधन पे भी कोई असर पड़ेगा? नहीं, वो छोड़ दीजिए। राजू शेट्टी भी अभी छोड़ रहे हैं क्या ये गठबंधन? अभी आंदोलन कर रहे, फिर भी अभी भी एनडीए में अभी है ना जी। तो ये वो सत्ता का जो एक ग्लू है वो छोड़ दीजिए उसको। वीएम सिंह जी, बहुत संक्षेप में आपकी नज़र में इस समस्या का क्या समाधान है? देखिए, जहाँ तक आंदोलन की बात है, आज मैं मानता हूँ कि सरकार को देखना है, वेलफेयर स्टेट है हम। किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो किसान किसी पार्टी का वोटर नहीं, वो उस वोटर वो ऐसा वोटर है जिसने आपको सत्ता में लेके आया है। तो आपको उसके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। किसान की बात सुनो और देखो कि किसान की ज़िंदगी बेहतर कैसे हो सकती है। और वो महाराष्ट्र के नहीं है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी किसान संगठन सब इकट्ठे हम लोग कर लिए हैं। और ये हर कहीं होते रहेगा, क्योंकि यही एक तरीका है। क्योंकि जब जब किसान आंदोलन खत्म हुए हैं, तब तक जात बरादरी में बट गए हैं लोग, अब धर्म में बट गए हैं लोग। किसान आंदोलन इकट्ठे होने पड़ेंगे, वही देश का फ़ायदा होगा। और उसी से ही किसान को जो है अपनी खेती को आगे लेके जाने में या अगली पीढ़ी को खेती कराने के अंदर एक योगदान देगा। और यही आंदोलन जो है जब तक नहीं चलेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसमें रिजिड नहीं होने की ज़रूरत है कि सरकार रिजिड हो जाए कि नहीं, हम नहीं तोड़ेंगे इसको, हम आंदोलन ख़त्म कर देंगे, क्रश कर देंगे। ये सरकार का नहीं है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है। ठीक। हरवीर, आपको क्या लगता है कि क्या रास्ता होगा इस आंदोलन के ख़त्म होने का? क्योंकि राजू शेट्टी तो कह रहे हैं कि वो कम से कम एक पखवाड़े तो चलाएंगे ही। और आज जिस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, महाराष्ट्र की सड़कों पे दूध बह रहा है, सब्जियां फेंकी जा रही हैं और उत्पाद और किसान कह रहे हैं कि साहब कुछ भी हो, हम अब सरकार की बात कल से उन्होंने दूध का कलेक्शन भी बंद कर दिया। देखिए, ये तो बहुत ही दुखद है कि इतनी मेहनत से तैयार किए गए उत्पाद आज उस तरीके से उनको बर्बाद किया जा रहा है। और किस मजबूरी में किसान बर्बाद कर रहा है, सरकार को समझना चाहिए। हम लोग एक एक राज्य में 4-4 लाख करोड़, 5-5 लाख करोड़ का बजट लाते हैं। अगर महाराष्ट्र के किसानों का 30,000 करोड़ का कर्ज है, तो क्या हक नहीं बनता उन किसानों का? वो उस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये किसान इस देश के नागरिक नहीं है कि इस सार्वजनिक संपत्ति जो भी है, अब आप बड़ी आसानी से जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए 1 लाख करोड़ का आप वेतन आयोग के लिए आप दे देते हैं। तो ये जो संवेदनहीनता है, मेरे ख्याल से सरकार को नए तरीके से सोचना चाहिए। और जो किसान की वाकई जेन्युइन इश्यूज है, उनका वाकई समस्या है, और इसमें कोई भी इसको इनकार नहीं कर सकता। आपके 90% से ज़्यादा किसान 1-1.5 हेक्टेयर वाले किसान हैं, जिनको भोजन और बाकी ज़रूरतें परिवार की उसको पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं, वो कर्जे में दबा पड़ा है। तो आप उसको इस वक्त सरकार मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए हरवीर सिंह जी, वीएम सिंह जी और अनंत बगायतकर साहब। साथ ही फ़ोन लाइन पर हमारे साथ स्वाभिमान पक्ष शेतकारी संगठन के नेता राजू शेट्टी भी जुड़े थे। आपका भी शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू होगा और जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा, वरना आने वाले दिनों में इससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। देश देशांतर में इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।